My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष यानी कि अपना राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है, ग्रस्त है। और ऐसी दशा में जो स्कूल्स हैं या मॉल्स हैं, यानी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनको गवर्नमेंट के आदेश से बंद कर दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस कायम रहे और बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित न हो। इसके लिए स्कूल्स वालों को अतिरिक्त पैसा खर्च करके ऑनलाइन टीचिंग कराई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस चलवाए जा रहे हैं और इन ऑनलाइन टीचिंग में स्कूल वालों का एक मोटी रकम खर्च हो रही है। तो इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग इसे गंभीरता से लें ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो सके और आपका जो है कोई नुकसान न होने पाए। Today, I want to teach you the third portion, part 3 of the first chapter. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 9th क्लास की जो बायोलॉजी का पहला लेसन है, पहला चैप्टर है, उसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। उसके जो 2 टर्म पर जो है चर्चा हो चुकी है, आज तीसरे टर्म पर चर्चा होने जा रही है और यह इस चैप्टर के लिए अंतिम टर्म है और इसमें जो भी बाकी बातें उसे बता दी जा रही हैं। और आप लोग चैप्टर के अंत में 2 पेज खाली छोड़ देंगे और उन 2 पेजों में कुछ कलर डायग्राम बनवाए जाएंगे और वह जब स्कूल खुलेगा तो बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा कलर डायग्राम आप लोग बनाएंगे और उस कलर डायग्राम के बारे में आपसे चर्चा कर ली जाएगी और आपको समझा दिया जाएगा। मतलब आज ये चैप्टर समाप्त हो जा रहा है और जब चैप्टर समाप्त हो जाए तो लास्ट में 2 पेज आप लोग खाली छोड़ देंगे, वहाँ कलर डायग्राम बनाने के। आइए, अकॉर्डिंग टू दिस teaching point, I will tell you about the following remaining topics. और इस टीचिंग पॉइंट के तहत जो इस चैप्टर में बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें आज बताएंगे। तो पहला बचा हुआ टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य। फिर अगला बचा हुआ टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लास्टिडिक्स, प्लास्टिडिक्स मतलब लवक की रचना और कार्य। जो सेल के अंदर लवक्स पाए जाते हैं, जिन्हें प्लास्टिडिक्स करते हैं, उनकी रचना और कार्य के बारे में बताया जाए। तीसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, रिक्तिका की संरचना एवं कार्य। ये तीनों जो सवाल हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं और कभी एग्जाम में यदि पूछना होगा इसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा। इन तीनों के बारे में आज चर्चा की जा रही है, उसे ध्यान से सुने, लिखें, पढ़ें और समझें ताकि आप लोगों का जो है ये सब जो ज्ञान है आप लोगों के दिमाग में स्थिर हो जाए और जब ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे तो आपके दिमाग में कंसंट्रेट हो जाएगा। In same sequence, now I will tell you about the structure and function of mitochondria. The teaching lines are as follows. इसी क्रम में मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की रचना और कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड जो टीचिंग लाइन्स है वह इस प्रकार है। Mitochondria are the powerhouse of the cell because these
serves to produce energy for the cell. Mitochondria are long, rod or oval shaped organelles. Mitochondria have double membrane. Inner membrane has many infoldings called cristae. Inner membrane enclose a large chamber which is called the mitochondrial matrix. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, या तो अंडाकार होती है या रॉड शेप होती है, और इसके जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर की है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वह जगह जगह पर धसी रहती है, और जगह जगह पर धसने की वजह से अंगुलियों जैसी रचना बन जाती है। इन अंगुलियों जैसी रचना को ही हम क्रिस्टी करते हैं, और इन अंगुलियों जैसी रचना की वजह से जो बीच बीच में स्थान होता है, जो पैकेट बन जाता है, थैली जैसी रचना बन जाती है, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा होता है। फिर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और साइटोप्लाज्म में यह या तो अंडाकार होगी या तो रॉड जैसी होगी, और इसका जो लेयर होती है डबल होती है। अंदर वाली लेयर अंदर की ओर अंगुलियों जैसे उभार के रूप में उभरी रहती है, और इस उभार की वजह से बीच बीच में थैले जैसी रचनाएं बन जाती हैं। तो जो अंगुलियों जैसा उभार होता है अंदर की ओर, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इन अंगुलियों जैसे उभार की वजह से जो थैले जैसी रचनाएं बन जाती हैं उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो थैले जैसी रचनाएं बन जाती हैं और उसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो रहा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस है। पूरे सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, और कैसे मिलेगी और कैसे एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके बारे में जानें। और उसी को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और हिंदी में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। उसके बारे में सुनिए, लिखिए अंग्रेजी में, समझिए हिंदी में। द चीफ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is to manufacture ATP, energy molecules, for the cell. ATP stands for adenosine triphosphate. It is an energy-rich molecule which is known as the energy currency of the cell. अब ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करना, और एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे दूसरे शब्दों में हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। सेल की एनर्जी करेंसी होती है। जैसे सामाजिक जीवन के लिए हम लोगों को नोट की करेंसी चाहिए, और सेल को ठीक ढंग से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमको एटीपी की करेंसी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सेल की करेंसी कहते हैं, और एनर्जी करेंसी। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य के बारे में। ऊपर वाला पैसेज माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला पैसेज माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। इस तरह से पूरा हो गया टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। In same sequence, now I will tell you about the structure and function of plastids. इसी क्रम में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिड्स है उनके बारे में, उसी संरचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड जो टीचिंग लाइन्स हैं वो निम्न प्रकार है। These organelles are found only in plant cells. These are double membrane organelles which contain
their own DNA and 70s type of ribosomes. On the basis of their structure and pigments, the plastidids are two types. तो जो यह इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिल्स है, इन सेल का जो पार्ट है जिसको हम क्लोरोप्ला या प्लास्टिडिड्स कहते हैं, ये अपने कार्य और रंग के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहले को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरे को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो पहले टाइप के प्लास्टिडिड्स को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यह रंगहीन होता है यानी कि व्हाइट कलर का, और दूसरे को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, यह प्रायः जो होता है हरे रंग का होता है, और ये कलर्ड होता है, कुछ और भी रंग होते हैं लेकिन यह प्रायः हरे रंग का। Chloroplasts are the most common plastidids and found in almost all autotrophs. These are green in color due to the presence of chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट जो होता है केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट उपस्थित होने की वजह से यह हरे रंग का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और यह प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इसीलिए प्लांट इस क्लोरोफिल की वजह से ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयं पोषित। तो कुल मिलाकर के जान लीजिए कि प्लास्टिडिड्स प्लांट सेल में ही पाई जाएगी, और ये दो तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट विशेष करके हरे रंग का होता है, और कुछ और कलर प्लास्टिडिड्स पाया जाता है। विशेषकर क्लोरोफिल वाले क्रोमोप्लास्ट को ही हम विशेष रूप से जानते हैं, और इसीलिए पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, और इस हरे रंग के कारण ही पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना स्वयं बना लेते हैं। यही पेड़ पौधों की सबसे बड़ी खासियत है, और यही क्लोरोफिल हम लोगों के अंदर नहीं होता है, इसलिए हमको तरह तरह का उपक्रम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, व्यापार करना पड़ता है, तरह तरह का कार्य करना पड़ता है। अगर यही क्लोरोफिल हम लोगों के अंदर भी होता तो हम लोगों को भी कुछ नहीं करना पड़ता, सनलाइट में हम लोगों को अपने अंदर शरीर के अंदर ही भोजन बनता रहता, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्लोरोफिल का अभाव हम लोग को सारा कार्य कराता है। आगे आते हैं। There are two structure in each chloroplast. अब क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानें। There are two structures in each chloroplast, stroma and grana. The grana part helps in the absorption of light. क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह की रचनाएं होती हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना। स्ट्रोमा जो होता है, the grana part helps the absorption of light. जो ग्रेना क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ग्रेना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। The stroma helps in the actual preparation of the food from CO2 and water. और ग्रेना जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्ट्रोमा क्या करता है, वह CO2 और वाटर की सहायता से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो फिर सुनिए, ग्रेना सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और स्ट्रोमा CO2 और वाटर की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करेगा। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिडिड्स को सेल का किचन रूम भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिडिड्स को सेल का किचन रूम भी कहते हैं। In same sequence, now I will tell you about the structure and function of vacuoles. The teaching lines are as follows. इसी क्रम में हम आप लोगों को अब वैक्यूल्स की संरचना के बारे में बताऊंगा जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। Vacuoles are large single membrane bounded bodies which are present in the cytoplasm of cells. Vacuoles are mainly found in plant cells. Their size is also very large in plant cells. In animal cells, their size is very small. वैक्यूल्स प्रायः जो प्लांट सेल में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में यह बड़े बड़े आकार की होती है, और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं लेकिन छोटे आकार की होती है।
और सुनिए, वैकोल्स की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन पर, और वैकोल्स का फंक्शन क्या है? वैकोल्स स्टोर मेनली सेल्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। वैकोल्स जो होती है वो सेल सेल्स को जाप करती है और सेल की टर्जिडिटी और रिजिडिटी पर कंट्रोल करती है। This is the end of the chapter, and the next chapter will be taught on the next. My students, you should write the written matters in red color in our homework notebook for improvement of the spellings with the help of a smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो रेड कलर की टीचिंग मटेरियल्स हैं उसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें। और जब नोट करेंगे तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा, तो आगे एमसीक्यू और वर्कशीट का जवाब देने में आसानी होगी। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. और जब रेड कलर की लाइंस को नोट कर लें, उसके बाद दिमाग आपका कंसंट्रेट हो जाएगा, और दिमाग जब कंसंट्रेट हो जाए तो स्कूल ऐप के द्वारा जो एमसीक्यू और वर्कशीट दी जा रही है उसे आप लोग ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें, और जिसे एमसीक्यू को जो है ऑनलाइन मेथड से चेक कर लिया जाएगा। और जहाँ तक वर्कशीट की बात है, वो वर्कशीट स्कूल खुलने पर आपके नोटबुक से चेंज कर दिया जाएगा। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. और आपको यह भी चाहिए कि इस एमसीक्यू और वर्कशीट को आप लोग अपने होमवर्क में नोट करें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। My dear students, stay at home, be safe from coronavirus, and study with care. Very much thanks to you.